हेलो दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मेरे द्वारा एक प्रश्न पत्र करवाया गया था, अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 5। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, ठीक है, 2-3 ऐसी चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को। एक मतलब कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर स्कोर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। एक तो स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो इससे क्या आ रहा है, मतलब मन क्या हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो स्कोर नहीं बढ़ रहा है। स्कोर बढ़ेगा कब? रिवीजन से। सबसे पहले आपको रिवीजन पे अपना फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिवीजन पे आपने ज्यादा फोकस करना है। और उसके अलावा रिवीजन के साथ साथ मैं आपको बार बार बोलता हूं, बिल्कुल भी फालतू चीजें अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, ऐसी चीजें मतलब आप प्रैक्टिस सेट दो, हफ्ते का केवल 2 प्रैक्टिस सेट, 1 या फिर 2, उससे ज्यादा प्रैक्टिस सेट देने की आपको आवश्यकता नहीं है। अरे पहले पढ़ो, तभी तो प्रैक्टिस सेट का फायदा है। जब हम पढ़ेंगे उसी को तो हम पेपर में करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 1 से 2 ज्यादा नहीं करने। और साथ ही देखो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो। और तीसरा, हर प्रैक्टिस सेट में जितना आप प्रैक्टिस सेट करते हो, मेरे द्वारा अभी तक का 5 करवा दिए गए हैं, तो आपने उन 5 में अपनी गलतियां देखो। गलतियां किस में आपकी कोई कॉमन गलती तो नहीं हो रही बार बार। हो सकता है आपका एक जैसे क्वेश्चन लगातार गलत हो जा रहे हो। ठीक है, तो उनको सुधारने का प्रयास करना है। जो आपकी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारो, उन पर काम करो, स्वयं से काम। देखो अब ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी गलतियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप स्वयं पढ़ रहे हो, आप कैसा पढ़ रहे हो। तो ये तो मतलब जब आपको प्रत्यक्ष मिले, सामने से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, आपका आउटपुट सामने से देखा जाए, तो ही पता लग सकता है। ठीक है, फोन के माध्यम से या फिर ग्रुप के माध्यम से तो ये जानना मुश्किल है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो आप लोगों को खुद पर काम करना है। तो स्वयं को देखो, स्वयं को सबसे पहले तो आपने स्वयं को मोटिवेट रखना है कि आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप कर सकते हो तभी आप इस फील्ड में आए हो। अगर नहीं कर सकते ना तो इस फील्ड में आप आते ही नहीं। आप आए हो इसका मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा, गलतियां कौन सी गलतियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और इन पर काम कैसे करना है। यदि गलतियां आपको पता चल जाए तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, तो गलतियां क्यों और कैसे हो रही हैं, क्या कोई गलती बार बार हो रही है, एक जैसे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपने स्वयं का रिव्यू खुद से निकालना। एक देखो आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, प्रश्न देखो, रीजनिंग में क्या गलत और कौन सा पार्ट आपका गलत हो रहा है, करंट अफेयर्स में आप कहां पर रुक रहे हो, कहां पर उत्तराखंड के मैटर में आपसे गलतियां हो रही हैं, हिंदी में आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, तो उनको बार बार दोहराना नहीं है। देखो पेपर तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन आप गलतियां दोहराओगे तो स्कोर हमेशा कटेगा ही कटेगा। तीसरा होता है देखो संघर्ष। ठीक है, संघर्ष ये एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जो करेगा वो निखरेगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं निखरेगा, बिल्कुल नहीं निखरेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको जाने के लिए देखो आपको जिम्मेदारियां, कई ऐसे लोग भी, ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मैसेज आते हैं, सर हम परिवार में सबसे बड़े हैं अभी, ठीक है, भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, तो मतलब जिम्मेदारियां भी निभानी है। ठीक है, एक उम्र के बाद इन्हें भी आपने निभाना ही है। तो देखो अभी तो आपकी पढ़ने की उम्र है, सबसे पहली बात तो भी आप पढ़ने की उम्र में हो। ठीक है, तो पढ़ने की उम्र में आप केवल पढ़ाई करो, क्योंकि जिम्मेदारियों के चक्कर में हो सकता है आपकी लाइफ ना बन पाए। फिर ये भी तो संभव है। जिम्मेदारियां यदि आप इस चीज में सोचोगे तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जिम्मेदारियों को भी पढ़ाई से निकाल दो। पढ़ाई आपकी पढ़ाई की जगह होनी चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारियां बात की बात है। और दूसरा चीज देखो, नौकरी के लिए देखो संघर्ष बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी क्या मतलब कुछ हासिल नहीं होता है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यदि संघर्ष नहीं है लाइफ में, ठीक है, यदि ये शब्द आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आरामदायक। ठीक है, आरामदायक। और आरामदायक जिंदगी कैसी होती है? ये जिंदगी होती है पूरी तरह, मतलब इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है यदि संघर्ष नहीं है, समझो तो कुछ नहीं है। आज आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हो, कल आप अन्य चीजों के लिए, मतलब जिंदगी में इंसान कभी भी संघर्षशील, ऐसा नहीं होता कि कभी वो संघर्षशील ना रहे, मतलब हमेशा संघर्षशील बना रहता है। ठीक है, तो संघर्ष वाली लाइफ में हो, निखरो इसमें, अपने आप को तपा रहे हो। ठीक है, जब तपा रहे हो तो निखरो इससे। जब निखर के आओगे ना तो आपको परिणाम, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपके पास आपको नौकरी चाहिए, और नकारात्मक विचार भी नहीं आएंगे।
ठीक है। जब तक आप संघर्ष से परिचित नहीं होगे, जब तक आप अपने आप को निखारोगे नहीं, ठीक है, जब तक आप उसमें अपने आप को तपाओगे नहीं, तब तक आप निखरोगे नहीं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और जब आप निखरोगे तो आपको उसका बेहतर परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो अपने आप को तपाओ, मेहनत करो। अभी आपके पास पढ़ने का समय है, ठीक है, पढ़ो, बस किताबें आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना भी कैसे है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ो, ठीक है। आपको सोचना है कि आप दूसरे से बेहतर कैसे बनेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, अपने आप पर फोकस करो। अभी केवल अपने पर ध्यान दो, बस स्वयं पर ध्यान दो। दूसरे के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे का 80 नंबर आए तो आपका 60 ही क्यों आ रहा है, ठीक है। दूसरे का 80 नहीं आ रहा है। दूसरा देखो, 4 साल से तैयारी कर रहा है, आप 1 साल से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, तो फर्क होगा तैयारी में, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं अंतर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी सोच के देखो। कहीं ना कहीं हम जब सोचते हैं ना बहुत सारा, तो हम फिर हमेशा नकारात्मक ही जाते हैं। जब इंसान सोचना शुरू करता है तो केवल नकारात्मक जाता है, फिर सकारात्मक कभी नहीं हो पाता। तो आप लोग सोचना ही छोड़ दो, आप केवल कर्म करो। अपना पढ़ाई आपका अभी कर्तव्य है, उसको पूरा करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, ठीक है। दिन भर अपना समय दो, अपने आप को समय दो। और जिम्मेदारियां जब आप आगे बढ़ोगे 2 से 3 साल आगे, ठीक है, 2 से 3 साल में आप स्वयं इनको निभाने लायक बन जाओगे। एक बार अपने आप का समय खर्च तो करो, ठीक है। समय खर्च करने के साथ साथ यदि आप इन चीजों को सोचोगे ना, तो समय आप पूरी तरह 100% अपना नहीं दे पाओगे। तो पढ़ाई को 100% देना अभी आपका समय है, उसको 100% दीजिए। बाकी सारी चीजें सब छोड़ दो, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सारी चीजें हो जाती हैं अपने आप, सब ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन आपको कम से कम अपने आप पर समय देने की भी आवश्यकता है। पढ़ाई करो, रिवीजन पर फोकस करो, ठीक है। और किसी एक एग्जाम के लिए टारगेट मत करो कोई भी, या किसी, ठीक है, किसी भी विषय को टारगेट मत करो, किसी भी एग्जाम को टारगेट मत करो। पढ़ो। जब आप पढ़ोगे ना तो आपका आउटपुट हर किसी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अपनी अच्छी तैयारी करिए आप लोग, और उम्मीद है आप लोगों को ये सही लगा होगा, ठीक है। इस पर अपनी राय अवश्य दें कि आप लोगों की क्या क्या, यदि आपको इसके बाद भी यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप में सुधार की आवश्यकता है, जिसे आप मतलब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, वैसा आपको पता है, ठीक है, आपकी बार बार गलतियां रिपीट हो रही हैं, तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं पुनः प्रयास करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो उससे आप लोग कैसे निजात पा सकते हैं, ये बताने का प्रयास अपने स्तर से, अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है, बताने का प्रयास में करूंगा। तो अब शुरू करते हैं आज का टेस्ट प्रश्न पत्र, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जिसको भी अपना आदर्श समझते हैं ना, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप अपना आदर्श समझते हैं, आप मानते हैं, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, या मतलब किसी भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति वो आपकी जिंदगी का हो सकता है जिसे आप आदर्श समझते हैं, ठीक है। तो उसके संघर्ष को जरूर देखिएगा। वो आपका आदर्श है, मतलब सही व्यक्तित्व होगा, और सही है तो उसने संघर्ष अवश्य किया होगा, ठीक है। संघर्ष मतलब किसी को भी उपलब्धि विरासत में नहीं मिलती है। जो भी किसी उपलब्धि तक पहुंचा है उसने स्वयं संघर्ष किया है, उसको कुछ भी विरासत में नहीं मिला है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पढ़ते हैं तो हर किसी ने संघर्ष किया है। तो संघर्ष आप जरूर देखिएगा। अपना आप जिसको आदर्श समझते हैं इसके बारे में रिसर्च जरूर करें, इसके संघर्ष को जानें, तभी आदर्श मानने का फायदा भी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं टेस्ट प्रश्न पत्र। तो देखो, सामान्य हिंदी में प्रश्न संख्या 1 है, पहाड़ पर लालटेन निम्न में से किसके द्वारा रचित है, ठीक है। तो पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, मंगलेश डबराल। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी क्या है, सही है। इसमें देखो, मंगलेश डबराल, इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी दिया गया था, ठीक है। साहित्य अकादमी कब दिया गया था, 2000 में, ठीक है। साहित्य अकादमी दिया गया था सन 2000 में। किस रचना के लिए, हम जो देखते हैं, ठीक है, हम जो देखते हैं, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखो, शेखर जोशी, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 4 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एक वीरेन डंगवाल है, ठीक है, वीरेन डंगवाल। तो वीरेन डंगवाल, इनको 2004 में साहित्य अकादमी दिया गया था, ठीक है। और किस रचना के लिए, दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पहले बन चुका है, ठीक है। आप लोअर पीसीएस 2016 का प्री देखेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल को किस रचना के लिए 2004 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखो, अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ होगा। मतलब मुहावरे में पहले हमें सोचना चाहिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो देखो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको सोचना चाहिए। अंग फूले न समाना मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें क्या थी, वाल्मीकि। जब हम शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। तो शुद्ध, हमें हमेशा शुद्ध बोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम शुद्ध उसको लिख सकें। अगला देखो, शायद मैं बाहर चला जाऊं, अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। शायद, शायद क्या होता है, संदेह, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा संदेहवाचक, शायद चला जाऊं, हो सकता है ना जाऊं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगला देखो निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें देखो ऑप्शन ए शक्र चाप, शक्र है इंद्र का पर्यायवाची, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है शक्र, और शक्र चाप क्या होता है, ये होता है इंद्रधनुष, ठीक है। चाप मतलब धनुष और शक्र मतलब इंद्र, ठीक है। तो शक्र चाप होता है इंद्रधनुष। अगला देखो सदुपयोग में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। सदुपयोग क्या होता है सत धन उपयोग, ठीक है। यदि पहला वर्ण आता है किसी वर्ग का तो संधि के पश्चात वो तीसरा वर्ण बन जाता है, ठीक है। देखो सत धन उपयोग क्या हो जाएगा सदु, ये दो आगे ना, सदुपयोग इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगला देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखो निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इसमें अकार है, ठीक है, अकार है तत्सम शब्द। बाकी देखो अर्पण, अर्पण का तत्सम क्या होता है अर्पण, ठीक है, अर्पण इस तरह से होता है। इसके अलावा एक इसमें ऑप्शन देखो आज, आज क्या होता है अद्य, ठीक है, अद्य होता है। और साथ ही देखो एक है आम, आम क्या, आम का क्या होता है आम्र, ठीक है, आम्र, ध्यान रखिएगा। अगला देखो अगला है अवनत का विलोम शब्द है, अवनत का क्या हो जाएगा, अवनत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा उन्नत, ठीक है। अगला देखो आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आसमान पर मतलब अतिशयोक्ति है, चढ़ना तो कौन चढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई जाएगा तो कब जाएगा, जब अभिमान घमंड, ठीक है, किसी को यदि घमंड है तो जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुत अभिमान करना, ठीक है। अगला देखो निम्नलिखित में अरबी शब्द का उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सही है आल्पिन, आल्पिन किसका उदाहरण है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, आल्पिन। बाकी व्यक्ति जो किसी एक विषय का विशिष्ट ज्ञानी हो, ठीक है, जो किसी एक विषय के बारे में जानता होता है विज्ञ, ठीक है। और जो बहुत सारे विषयों का ज्ञानी वो क्या होता है बहुज्ञ, ठीक है। अगला देखो निम्नलिखित शब्दों में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखो अवतार है, स्कंद है, कुम्हार है और करपट। तो कुम्हार क्या है, ये तद्भव शब्द है, बाकी तीनों क्या है तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव क्या, इसका तत्सम क्या होता है कुंभकार, कुम्हार का क्या होता है कुंभकार, ठीक है। अगला देखो 13वां प्रश्न है महोपदेश शब्द का उचित संधि विच्छेद है। तो महोपदेश का क्या होता है, देखो महोपदेश, महाधन उपदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा महोपदेश, ध्यान रखिएगा। अगला देखो अगला है निम्नलिखित में कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित है। तो ये सभी रचनाएं देखो नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और एक और है इनकी रचना राग सोरठा के पद। तो चारों रचनाएं किसकी हैं, मीराबाई की, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा क्या करिए वाक्य बनाइए, अपने हिसाब से बना दीजिए वाक्य, लेकिन वाक्य बनाने से आपको लिंग का जरूर पता चल जाता है, ठीक है। जैसे देखो कावेरी, कावेरी दक्षिण भारत की नदी है, तो क्या आ रहा है किस चीज का, मतलब कैसा लग रहा है आपको कि स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। घी, घी पिघल रहा है, यही तो बोलते हैं ना, या ऐसे बोलते हैं कि घी पिघल रही है, तो घी पिघल रहा है मतलब क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। नदी बह रही है, रोटी बन रही है, रोटी सिक रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे सभी, इनमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, बाकी सभी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगला देखो 16वां ग्रस्त का उचित विलोम शब्द होगा, ग्रस्त किसी रोग से ग्रस्त होना और उससे मुक्त होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर, असुर क्या नहीं है दृग, दृग क्या होता है आंख को बोलते हैं, ठीक है। दृग नयन लोचन ये सब किसके हैं आंख के पर्यायवाची शब्द है। बाकी निशाचर राक्षस यातुधान सभी किसके हैं ये असुर के, ठीक है। अगला देखो गबन, गबन द्वारा रचित एक उपन्यास है, किसके द्वारा रचित है ये प्रेमचंद द्वारा, ठीक है। अगला देखो प्रेम वाटिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ये है रसकान की, ठीक है। प्रेम वाटिका और सुजान रसकान दो रचनाएं किसकी रसकान की, प्रेम वाटिका और सुजान रसकान। अगला देखो किसे पुष्टि मार्ग का नायक की संज्ञा दी जाती है। तो किसे कहा जाता है पुष्टि मार्ग का नायक, यह है सूरदास जी, ठीक है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का नायक की संज्ञा दी जाती। तो पहले प्रश्न आपके जो टोटल 20 प्रश्न हिंदी में दिए गए हैं वो आपके इस तरह से, ठीक है। अब देखो अगला है भाग 2 उत्तराखंड से संबंधित जानकारी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 21वां क्वेश्चन है आपके लिए, ऐतिहासिक स्थल चांदपुर गढ़ी किस जिले में स्थित है। तो ऐतिहासिक स्थल चांदपुर गढ़ी किस जिले में आता है, चमोली जिले में आता है, ठीक है, चमोली जिले में आता है। और आटागाड़ नदी के तट पर आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आटागाड़ के तट पर है। आटागाड़ किसकी सहायक है, पिंडर की सहायक,
पिंडर की सहायक, ठीक है, आटागाड़े, इसके तट पर कौन सा आता है, चांदपुर गढ़ी। और यदि कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि दूधातोली रेंज, ठीक है, तो जो दूधातोली श्रेणी है उस श्रेणी में पड़ता है कौन सा, चांदपुर गढ़ी, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपका कभी बन सकता है। अगला देखो, स्थल जिसे दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है, तो किस स्थल को दंड पुष्करणी तीर्थ कहा जाता है, यह है हेमकुंड, ठीक है, हेमकुंड को कहा जाता है लोकपाल या फिर दंड पुष्करणी तीर्थ, ठीक है, इसी को कहा जाता है हेमकुंड को। देखो सिखों के 4 प्रसिद्ध स्थल हैं यहाँ पर, ये आपको याद रहना चाहिए। एक तो रीठा साहिब, ठीक है, रीठा साहिब, दूसरा है झंडा साहिब, ठीक है, झंडा साहिब, तीसरा है नानक मत्ता साहिब, नानक मत्ता साहिब, और चौथा है हेमकुंड साहिब। उत्तराखंड में 4 प्रमुख सिखों के स्थल, रीठा साहिब कहाँ पड़ता है, चंपावत में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चंपावत, और स्थापना कब हुई थी, 1960, ठीक है। झंडा साहिब कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। तीसरा देखो नानक मत्ता साहिब कहाँ है, यूएस नगर में, और चौथा हेमकुंड साहिब कहाँ है, चमोली में, और स्थापना कब हुई थी, 1930 में, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सभी सिखों के संबंधित स्थल है। बाकी जो हेमकुंड साहिब है यहीं पर, ये हिंदू धर्म से भी संबंध है, ठीक है। अगला है इसमें रूपकुंड, जो है इसको रहस्यमयी ताल कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी देवप्रयाग, गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग से ही माना जाता है, और अलकनंदा और भागीरथी का वहां पर संगम बनता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, अलकनंदा व पिंडर के संगम पर किस प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है, अलकनंदा व पिंडर के संगम पर किस प्रयाग का निर्माण होता है। देखो पंच प्रयाग है, मैं पुनः आपको बताता हूं। सबसे पहला विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, ठीक है, इनका क्रम भी ऐसे आता है, देखो, फिर है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्र प्रयाग, और लास्ट है देव प्रयाग, ठीक है। राइटिंग पे आप लोग ज्यादा फोकस ना करें, आप लोग यदि नोट करें तो सीधा नोट करते रहिए बस सुन के, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में देखो सब में एक नदी कॉमन है, अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी अलकनंदा, यहाँ भी, और देव प्रयाग में भी अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है, दोनों का संगम होता है। रुद्र प्रयाग में कौन है, मंदाकिनी, ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में कौन सी है, पिंडर, ठीक है, पिंडर नदी। नंद प्रयाग में कौन सी है, नंदाकिनी, और यहाँ हो जाएगी पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा कहाँ हो जाएगी, विष्णु प्रयाग में। तो ये 5 नदियां, इन पर पंच प्रयाग का निर्माण होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान है, मतलब इन स्थलों में, ये सभी पर्यटन स्थल है उत्तराखंड के प्रमुख, इन पर्यटन स्थलों में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थान है वो है नैनीताल, ठीक है, नैनीताल सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, जो कि लगभग 2000 मीटर के आसपास है, ठीक है, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 2000 मीटर, बाकी सभी इससे कम है। रानीखेत 1800-1900 के आसपास है, ठीक है, अल्मोड़ा भी उससे कम है, और बाकी पौड़ी सबसे कम है, इसमें लगभग 1600 मीटर के आसपास। अगला देखो, बाकी अगला है 25वां, मुंडा बोली मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो मुंडा बोली किसके द्वारा बोली जाती है, राजी के द्वारा। और राजी जनजाति आपको कहाँ मिलेगी, पिथौरागढ़ में, ठीक है। राज्य की सबसे कम जनसंख्या जो जनजातियों में किसकी है, राजी की है, कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। मुंडा बोली इनमें बोली जाती है। अगला देखो 26वां, किस वर्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 2002 में, ठीक है। और कहाँ है इसका, कहाँ पर स्थापना की गई इसकी, हरिद्वार में। अगला देखो मध्यकाल में किस चंद शासक द्वारा आलमनगर की स्थापना की गई थी। तो आलमनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बालो कल्याण चंद के द्वारा। कब की गई थी, 1563, ठीक है, इस सन में की गई थी आलमनगर की स्थापना किसके द्वारा, बालो कल्याण चंद के द्वारा। बाकी देखो इसमें ऑप्शन है भीष्मचंद, इसने कौन सा बनाया था, खगमरा किला, ठीक है, भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था। अगला देखो इसमें ऑप्शन है रुद्रचंद, इसने कौन सा बनाया था, मल्ला महल, ठीक है, मल्ला महल किसने बनाया था, रुद्रचंद ने। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, इसके द्वारा मल्ला महल की स्थापना की गई थी, ठीक है। और रुद्रपुर जो नगर है इसकी स्थापना भी इसने करी थी। अगला देखो भारती चंद, इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, इसने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो 12 वर्षीय युद्ध इसी के समय को हुआ था, भारती चंद के समय पर। अगला देखो किस वर्ष अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब हुई थी, 1912 में। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस और कुमाऊं परिषद, ठीक है, कुमाऊं परिषद कब हुई थी, ये हुई थी 1916 में, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या था इसका उद्देश्य, टिहरी राज्य प्रजामंडल, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 23 जनवरी 1939, ठीक है, 23 जनवरी 1939 को कहाँ हुई थी, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में हुई थी। और प्रमुख भूमिका किसकी थी, श्रीदेव सुमन की, ठीक है, श्रीदेव सुमन का
इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था स्थापना में। देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर किसके तट पर है? अलकनंदा के बाएं तट पर। ठीक है, देखो अलकनंदा नदी, इसके तट पर जितने भी शहर बसे ना उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मिलेगा आपको बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ इसके तट पर स्थित। ठीक है, फिर यहाँ पर विष्णुप्रयाग, उसको रहने देते हैं। यहाँ जोशीमठ आता है। ठीक है, तो जोशीमठ हालांकि पहाड़ी पर है लेकिन अलकनंदा के तट पर ही, किनारे ही स्थित है। ठीक है, इसके मतलब किनारे आता है। यहाँ गोपेश्वर। ठीक है, गोपेश्वर हालांकि ऊपर है, देखो चट्टान में है ऊपर। ठीक है, इसके अलावा देखो कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तो इसके संगम ही है। ठीक है, रुद्रप्रयाग इसका संगम ही है। इसके अलावा इसमें आता है श्रीनगर। तो श्रीनगर कहाँ है? इसमें इस ओर आता है, बाईं ओर। देखो नदी ऐसे बह रही है तो कौन सा? बाईं ओर। ठीक है, ये बाईं ओर जोशीमठ, बाईं ओर श्रीनगर, दाईं ओर गोपेश्वर। ठीक है, बद्रीनाथ भी दाईं ओर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला, निम्नलिखित में वह स्थान जो मध्य हिमालयी क्षेत्र में नहीं आता है। तो शिवालिक रेंज में जो आता है ये है नरेंद्र नगर। ठीक है, नरेंद्र नगर जो कि शिवालिक रेंज में आता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्र नगर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो हिमालयों का जब वर्गीकरण करते हैं हम हिमालय का उत्तराखंड में, तो सबसे पहले कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक, इसी के मध्य फिर दून एवं घाटियां भी आती है। ठीक है, दून एवं घाटियां आता है। यहाँ पर लघु हिमालय, लघु या मध्य। ठीक है, फिर आता है बृहद या उच्च। ठीक है, फिर आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो इन हिमालय में देखो शिवालिक में कुल कितने जिले उत्तराखंड के आते हैं? 7 जिले। ठीक है, लघु एवं मध्य हिमालय में 9 जिले और बृहद हिमालय में 6 जिले। ठीक है, तो ये जिले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जिले आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण है इसमें बृहद और उच्च हिमालय, यहाँ के जिले आपको लगातार पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर हमेशा बर्फ देखने को आपको मिलेगी। इसमें देखो चमोली। ठीक है, चमोली है, उत्तरकाशी है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है और टिहरी। ठीक है, टिहरी 4 जिले यहाँ के, और पिथौरागढ़ और बागेश्वर 2 जिले हैं कुमाऊं के। 4 गढ़वाल के हैं, 2 कुमाऊं के। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है लगातार। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कुमाऊं के कितने जिले बृहद हिमालयी क्षेत्र में आते हैं, ये गढ़वाल के कितने, निम्न में से गढ़वाल का कौन सा जिला बृहद हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बस आप ध्यान रखिएगा इसको। बृहद हिमालय, इससे लगभग 4-5 बार क्वेश्चन अलग अलग पेपर में बन चुका है। ठीक है, अगला देखो, किस वर्ष डॉक्टर अनिल जोशी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? 2020 में। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला है 33वां, गढ़वाल पेंटिंग्स निम्न में से किसके द्वारा रचित है? किसकी है ये? बैरिस्टर मुकुंदीलाल की। ठीक है, तो 1969 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। तो नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि अंतरिम थे। ठीक है, फिर निर्वाचित कौन बने? प्रथम निर्वाचित कौन बने थे? नारायण दत्त तिवारी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नैनीताल के रहने वाले थे नारायण दत्त तिवारी। ये उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो कि 12वें नंबर के। ठीक है, अगला देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? किस जिले की साक्षरता दर? यूएस नगर, इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, यदि आप इसमें अन्य ऑप्शन देखें, देखो एक उत्तरकाशी है, यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता। ठीक है, उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता और प्लस सबसे कम जन घनत्व, दोनों कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में दोनों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इसमें ऑप्शन है देखो हरिद्वार, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में है, साथ ही सर्वाधिक जनघनत्व। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व ये भी कहाँ है? हरिद्वार है। कितना है? 801। ठीक है, और उत्तरकाशी में कितना है जनघनत्व? 41। ठीक है, सबसे कम 41 उत्तरकाशी, सर्वाधिक 801 हरिद्वार में। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन देखो टिहरी, 10 की वृद्धि दर में सबसे कम, जो 2001 की अपेक्षा 2011 में। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक कम वृद्धि जो हुई है टिहरी में। लेकिन यदि आप औसत देखते हैं, माइनस में कौन है? अल्मोड़ा और पौड़ी। लेकिन इसकी जो वृद्धि दर है वो कितनी थी? मात्र 0.14%। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टिहरी गढ़वाल इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
उत्तरकाशी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? उधम सिंह नगर की। बाकी अन्य चीजें आप ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी काली नदी तंत्र से संबंधित नहीं है? सरयू नदी है उसी की सहायक नदी, ठीक है, लदिया उसकी सहायक नदी है, बाकी गौरी गंगा भी उसकी सहायक नदी, ठीक है। कौन सी नहीं है? पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा किसकी सहायक नदी? अभी हमने चर्चा करी थी, अलकनंदा की। कहां पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में, ठीक है। अगला देखो, सही विकल्प का चयन कीजिए। दिव्य सरोवर कहां पड़ता है? हरिद्वार में, लेकिन इसमें ऑप्शन पौड़ी गढ़वाल दिया तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। दिव्य सरोवर पड़ता है हरिद्वार में। बेनीताल पड़ता है चमोली में, एक पर्यटक स्थल है, ठीक है, चमोली का। बधानी ताल पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और देवरिया ताल पड़ता है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला देखो, किसे चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? गौरा देवी को, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर? 7 वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य उत्तराखंड में कितने हैं अभी? 7, ठीक है। पहला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां पर पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है, और स्थापना कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। ऐसे ही देखो, एक हो गया, दूसरा है केदार वन्यजीव विहार, तीसरा कौन सा हो जाएगा? सोना नदी, ठीक है, एक है बिनसर है, एक है अस्कोट, ठीक है, एक है मसूरी, और एक है नंदौर, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग प्लस चमोली, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोना नदी कहां पड़ता है? पौड़ी में आता है। बिनसर कहां आता है? अल्मोड़ा में। अस्कोट कहां पड़ता है? पिथौरागढ़, ठीक है। मसूरी कहां पड़ता है? देहरादून में। और नंदौर कहां पड़ता है? नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है, नैनीताल में इसका अधिकांश एरिया आता है, ठीक है। देखो, केदारनाथ वन्यजीव विहार कब बना था? 1972, ठीक है। सोना नदी 1988, ठीक है। बिनसर कब बना था? 1987। सोना नदी कर लीजिएगा 1987, ठीक है, 1987 है। बिनसर 1988, अस्कोट है 1986, मसूरी 1993, और नंदौर है 2012, ठीक है। तो सबसे नवीनतम कौन है? नंदौर। सबसे प्राचीन कौन है? गोविंद। सबसे बड़ा कौन है? केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। 972 लगभग इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, केदारनाथ। और सबसे छोटा है मसूरी, लगभग 10 पॉइंट समथिंग इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट आपके कवर हो गए अभ्यारण्य में। 7 अभ्यारण्य है टोटल, बाकी 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का प्रवाह पथ है तो कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? 205 किलोमीटर, ठीक है। बाकी देखो 195 किलोमीटर इसमें जो ऑप्शन दिया किसकी है? अलकनंदा की। 252 किसकी है? काली नदी की। और 146 किसकी है? सरयू नदी की। उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में किस धाम के कपाट प्रतिवर्ष सबसे अंतिम में बंद होते हैं? किसके होते हैं? सबसे लास्ट में बद्रीनाथ जी के, ठीक है, सबसे लास्ट में बंद होते हैं। प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे मंगलवार को, ठीक है, तीसरे मंगलवार को बंद होते हैं बद्रीनाथ के कपाट। बाकी सबके क्या है? पहले हो जाते हैं भाई दूज के दिन। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर कौन सा है? कौन सा शिव मंदिर है? तुंगनाथ, ठीक है। कितनी हाइट है उसकी? 3680 मीटर, ठीक है, तुंगनाथ की हाइट है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर राज्य में। अगला है क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, तो सभी जानते हैं आप। अगला देखो, सतत विकास लक्ष्य 2021-22 में उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान पर स्थित जिला कौन सा है? तो कौन सा है? नैनीताल जिला, ठीक है, नैनीताल जिला पहले स्थान पर है इसमें। सतत विकास लक्ष्य में टोटल कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17 लक्ष्य रखे गए, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण में आपको कराऊंगा पूरा, तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जिसमें महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 1 जिला 2 उत्पाद, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग अवश्य देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी मैं आपको इसी हफ्ते प्रयास करूंगा कि अगले हफ्ते जो आने वाला सप्ताह है, ठीक है, इसमें 6 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको कुछ उसका हिस्सा करा दूं, ताकि आपका जो आगे परीक्षाएं है वो कुछ मैटर आपका कवर हो जाए उसमें, ठीक है। लगभग जो पूछी जाती है परीक्षा में लगातार क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। अगला देखो, राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में तो पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में आपको पहाड़ियां मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपको जो उपजाऊ मृदा नहीं मिलेगी, ठीक है। घाटी क्षेत्र में भी है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होगी? तराई क्षेत्र में, ठीक है। तराई क्षेत्र सबसे ज्यादा इसमें आपको उपजाऊ मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला देखो, राज्य में शीतोष्ण फलों में सर्वाधिक मात्रा में किस फल का उत्पादन होता है?
ठीक है, तो इसमें है नाशपाती, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण से मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो वहां से उठा रखा है, नाशपाती इसका सही आंसर है, ठीक है। सब्जियों में सर्वाधिक कौन है, टमाटर। फलों में कौन है सर्वाधिक, नाशपाती, ठीक है। तो अधिकांश लोगों ने इसका आंसर सेव किया होगा, लेकिन सेव देखो केवल उत्तरकाशी में होता है और कहीं कहीं अन्य जिलों में जैसे नैनीताल, हल्का नैनीताल अल्मोड़ा में भी दिखाई देता है, लेकिन सेब ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं होता, ठीक है। उत्तरकाशी में भी केवल हरसिल ही है जहां पर सेब का उत्पादन होता है। अगर देखो उत्तराखंड की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रम्माण किस जिले से संबंधित है, ठीक है, कहां से संबंधित है, चमोली से, चमोली जिले में। और 2009 में इसको अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है, वैसे तो मोनाल है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया गया था, तो क्या है इसमें से, लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। बाकी देखो सोसुरिया ओबेलेटा क्या है, ये है ब्रह्मकमल का। मास्कस का आइसोगास्टर किसका है, कस्तूरी मृग का, ठीक है। और एक है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ये किसका है, बुरांस का। राज्य में एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत जनपद हरिद्वार में किन उत्पादों का चयन किया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है। गुड़ एवं शहद संबंधित जो उत्पाद है वो हरिद्वार जिले में चयनित किए गए हैं, ठीक है। एक जिला दो उत्पाद योजना 2021 के अक्टूबर में उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना को मान्यता दी गई थी। उसके पश्चात से प्रत्येक जिले के 2 उत्पाद इसमें सिलेक्ट किए गए जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, ठीक है, और स्थानीय लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको करंट अफेयर्स में पूरा बताऊंगा, आप लोग देखना ना भूलिएगा, ठीक है। कल मैं आपको उसकी क्लास अवश्य दूंगा करंट अफेयर्स की, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगला देखो उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, कौन सा व्यापारिक नगर सबसे बड़ा, हल्द्वानी। और यदि क्वेश्चन बने उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन है, तो वो भी कौन है, हल्द्वानी। तो दोनों में आपने गलत नहीं करके आना, ठीक है। अगला देखो मिलम है, मिलम क्या है, मिलम क्या है, एक हिमानी, ठीक है, एक ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद है, ग्लेशियर है, हिमानी है, कुछ भी नाम आए गलत नहीं करना है। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन है एक मुख्यमंत्री अन्य मुख्यमंत्रियों से भिन्न है, नित्यानंद स्वामी, क्योंकि क्या थे वो अंतरिम थे, बाकी सभी क्या है निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगला वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, जस्टिस विपिन सांधी, जो कि 12वें नंबर के हैं। अगला देखो अल्मोड़ा मुद्राएं निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं, किससे संबंधित है, कुलिंद वंश से, ठीक है। बाकी इनमें देखो मगभतस, हरिदत्त, शिवदत्त और शिवपालित, इनके नाम इसमें अंकित मिलते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, कुलिंद वंश से संबंधित है और ब्राह्मी इनकी लिपि है, ठीक है। और साथ ही तांबे की धातु में इसमें निर्मित की गई है, ठीक है। सारे फैक्टर आपके इसमें कवर हो गए। अगला देखो किस वर्ष उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 2003 में की गई थी। और 2002 की जैव प्रौद्योगिकी अधिनियम इसके तहत की गई थी, ठीक है। अगला देखो नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात समाधान सूचकांक, समाधान ही है क्या, इसमें हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड का पहला स्थान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी चीनी मिलें संचालित हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, 8 चीनी मिलें। आर्थिक सर्वेक्षण से ही ये क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। वहां पर 2021-22 का जो सर्वेक्षण दिया गया उसमें साफ साफ 8 चीनी मिलें दर्शाई गई, ठीक है। तो कहीं कहीं किताबों में आपको 10 चीनी मिलें मिलती हैं, तो क्या आंसर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा वाणी में आप लोग देखेगा वहां 10 दे रखी है, तो क्या वो गलत है, ठीक है। अगला देखो हिमालयन नहीं था, हिमालय मेगा फूड पार्क था, ठीक है। हिमालय मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां पर की गई है, काशीपुर में की गई है। और ये राज्य का दूसरा फूड पार्क है, राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क कहां पर है, काशीपुर में, ठीक है। पहला कौन सा है, पतंजलि मेगा फूड पार्क कहां पर है, हरिद्वार में, ठीक है। तो राज्य में 2 मेगा फूड पार्क हैं, जिनमें एक पतंजलि पहले स्थान पर, जो पहले स्थापना हुई, और बाद में दूसरा कौन बनाया अभी, हिमालय मेगा फूड पार्क, ठीक है। कहां पर बना है, काशीपुर में। अगर देखो लाखू उडियार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, किस जिले में, अल्मोड़ा में, ठीक है। और कब की थी खोज, 1968 में किसने की थी, MP जोशी के द्वारा, ठीक है। अगला देखो 17वीं लोकसभा में उत्तराखंड से निर्वाचित महिला सांसद कौन है, तो कौन है इसमें, माला राज्य लक्ष्मी शाह, ठीक है। टिहरी से सांसद हैं अभी, ठीक है, टिहरी से सांसद हैं। और 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे और 2024 तक इसमें रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो आप लोगों का शायद काफी आसानी क्वेश्चन थे इसमें, उत्तराखंड के इतने टफ थे नहीं, तो ये इसमें अच्छा स्कोर आपका रहा होगा। और कुछ चीजें जो भी इसमें
आर्थिक सर्वेक्षण की है उसको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जो उसमें आपको डीपली बताने वाले होंगे उनको मैं आपको पूरा अच्छे से करा दूंगा। बाकी जो वन लाइनर टाइप में आपको लिखाना होगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इसको जल्दी ही मैं आपके लिए क्लासेस की लेके आऊंगा। कल उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, साथ ही अगले 2-3 दिन में इसकी 3 से 4 क्लासेस में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स की देने वाला हूं। अगला देखो प्रश्न नंबर 61वां। अगला क्वेश्चन है, देखो क्रिप्स प्रस्ताव को अग्रिम तिथि का चेक किसने कहा था? तो किसने कहा था अग्रिम तिथि का चेक? महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था। और कब आया था क्रिप्स प्रस्ताव? कब आया था? मार्च 1942, ठीक है। मार्च 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, देखो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु अधिकतम सीमा क्या है? इसको तो सोचना चाहिए था आपने, जिसने गलत किया है उसने सोचना चाहिए था। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की अधिकतम सीमा कुछ है ही नहीं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। केवल न्यूनतम है 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। यदि कोई राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता है तो 35 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। वो 80, 85, 90 जब तक चाहे लड़ सकते हैं चुनाव, ठीक है। और किसमें ये जो योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं किसमें दी गई हैं? कि योग्यताएं, ठीक है, किसमें दी गई है? आर्टिकल 58 में। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 58 में बोलता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद कौन सा है? 76। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी, ठीक है। आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक या वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, तो पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का। और साथ ही ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक कौन सी है इसमें? 136वीं, ठीक है। 136वीं इसमें प्रसन्नता में, ठीक है। शांति में कितनी है? 135वीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता में कितनी है भारत की? 150वीं, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन कितनी है? 180, ठीक है। इसके अलावा देखो जलवायु परिवर्तन कितनी है? इसमें 8वीं, ठीक है। ये कुछ आप ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण। देखो भुखमरी में कितनी है? 107। भ्रष्टाचार में कितनी है? 85वीं, ठीक है। 85वीं रैंक है भ्रष्टाचार में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जैसे सतत विकास में कितनी है? ठीक है, सतत विकास 120वीं है। और एक महत्वपूर्ण जो है मानव विकास, वो तो हमने अभी चर्चा नहीं करा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक इसमें कितनी? 132वीं रैंक है। तो ये कुछ रैंक जो आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा आप लोग इनको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 65वां। यदि प्लस का अर्थ, पहले हम देखो संख्या लिख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में कभी भी हम पहले संख्या लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो 125 - 5 गुणा 10, ठीक है, भागत 13 + 28, ये हमें संख्या दी है। तो ये क्या बोल रहा है? इसको मैं एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। और अब बोल कह रहा है यदि प्लस का अर्थ हो माइनस, ठीक है। तो प्लस कहां पर है? यहां पर। तो इसके बदले क्या हो जाएगा? माइनस। फिर क्या बोल रहा? माइनस का अर्थ हो जाएगा भागा, ठीक है। तो माइनस कहां पर है? इसको हम क्या कर देंगे? भाग, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणा। तो यहां पर हो जाएगा गुणा, और गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस संख्या का मान क्या होगा? ठीक है, ये संख्या का हमें मान बताना है कि क्या होगा। देखो पहले हम क्या करते हैं? भागा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 प्लस, अब फिर उसके बाद गुणा होता है तो 13.130 हो जाएगा, ठीक है। -28, फिर उसके बाद हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 155 - 28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 127 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने दिया है, अगला क्वेश्चन है, किसी दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया। रीना ने अपनी दौड़ सीता से पहले, ठीक है। देखो रीना हमने लिखा सीता से पहले यानी कि सीता, ठीक है, सीता से पहले, और दिया के बाद, ठीक है, ये होगी दिया, दिया के बाद पूरी की। नेहा ने अपनी दौड़ सीता के बाद, ठीक है, सीता के बाद नेहा, लेकिन राधा से पहले पूरी की। तो राधा ये लास्ट में हो गई, सबसे पहले में दिया। तो क्वेश्चन पूछा है कि दौड़ किसने जीती? दौड़ किसने जीती? दिया ने। देखो क्रम आ गया, तो क्रम में सबसे पहले कौन है? प्रश्न पढ़ो, लिखो और बस सीधा आंसर निकलता है, ठीक है। रीजनिंग काफी आसान सवाल, यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है। अगला देखो, हमें दिया गया है एक श्रेणी दी गई है VMO, ठीक है, EO, Q, साथ ही H, Q और S।
इसका अगला पद हमें बताना कि ये क्या है। देखो बी सी और डी प्लस 2, ठीक है, फिर ई एफ जी, ठीक है, प्लस 2। तो अब यहां से प्लस 2 क्या हो जाएगा, आई और जे बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा के, ठीक है। ऐसे एम एन ओ प्लस 1 हो रहा है, ओ पी क्यू यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। तो देखो सीधा प्लस 1 लेते हैं, एच क्यू के बाद आ जाएगा आर एस आ जाएगा, ठीक है, और एस के बाद टी यू आ जाएगा। तो के एस यू इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमें दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको देखना है, काफी आसान है क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि 1 फरवरी 2010 को बुधवार है तो 3 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2010 लीप ईयर नहीं है, ये तो आपने क्लियर कर लिया पहले, ठीक है। 2008 था, 2012 रहेगा, तो 2010 लीप ईयर नहीं है। अब क्या करना है, 1 फरवरी उसने बोल दिया तो 27 दिन हमारे फरवरी के बचे, प्लस 3 उसने मार्च के दे दिए, तो कितने हो गए 30, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो बचा कितना, 2 शेष, ठीक है। तो पूछा क्या था उसने कि 1 फरवरी को बुधवार है, तो बुधवार में 2 जोड़ दो, ठीक है। तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो क्या हो जाएगा शुक्रवार। बस इतना सा आपने करना है, ज्यादा लंबा जोड़ घटाव करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अगला देखो, अगला है वर्ष 2024 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। कहाँ होंगे, पेरिस में, ठीक है। 2024 के कहाँ होंगे, पेरिस में। 2028 के कहाँ होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2028 के लॉस एंजल्स, ठीक है। और 2032 के कहाँ होंगे, ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2032 के, ठीक है, 2028 के लॉस एंजल्स, 2024 के पेरिस। और 2020 के कहाँ हुए थे, ये हुए थे टोक्यो। 2016 कहाँ हुए थे, ये हुए थे रियो, ठीक है। इतने सारे आपने ध्यान रखने। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे, भारत की रैंक कौन सी थी, 48वीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक भारत ने जीते थे, ठीक है। 1 पदक किसने जीता, स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता था। 2 जो रजत पदक थे, ये रवि दहिया प्लस मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू ने जीता था। साथ ही जो 4 कांस्य पदक थे, देखो एक हॉकी टीम ने जीता था, पुरुष हॉकी टीम ने जीता था एक, ठीक है। दूसरा थी पीवी सिंधु ने जीता था। तीसरा जो जीता था इसमें, ये थी लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता था। और चौथी थी इसमें बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया। तो इन चारों ने कांस्य पदक जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 2020 के टोक्यो ओलंपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत की रैंक है 48 में, कुल 7 पदक भारत ने जीते थे, ठीक है। 7 में से देखो 1 नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, 2 रवि दहिया और मीराबाई चानू, इन्होंने कौन सी जीते, रजत पदक, और 4 कांस्य पदक, जिसमें लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम, पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया, इन चारों की तरफ कांस्य पदक। तो 2024 के कहा, 2024 में पेरिस में होंगे, 2028 में लॉस एंजल्स, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में, 2020 में कहा हुए थे, टोक्यो में, और 2016 में कहा हुए थे, रियो ओलंपिक, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन है, शिक्षा संत किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इनको शिक्षा संत कहा जाता है। इनका जन्म दिवस आता है 5 सितंबर को, ठीक है। 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। इन्हें शिक्षा संत कहा जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका था। और कब मिला था, 1954 में, 1954 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका था, ठीक है। ये सारे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन देखो बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका जन्म दिवस कब आता है, 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। वोट कर लीजिएगा इसको, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, 11 नवंबर को मनाते हैं। और किसका बर्थडे, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, वह स्थान जो महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। जन्म देखो कहाँ होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी। मृत्यु कहाँ होती है, ये होती है कुशीनगर, ठीक है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया, ठीक है, बोध गया। और पहला उपदेश कहाँ दिया, ये चारों चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ,
सारनाथ। तो इन चारों के अलावा इसमें एक ऑप्शन क्या था देखो, पावापुरी। पावापुरी किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है, तो उसको गलत नहीं करना आप लोग, ध्यान रखिएगा। देखो जन्म स्थान लुम्बिनी, मृत्यु कहाँ है? कुशीनगर। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी देवेंद्र झांझरिया। तो इन्हें झांझरिया था, ठीक है, वो लिया हो रखा, तो लिया ने झांझरिया था वो, तो इन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण, बाकी जो तीनों ऑप्शन है पद्मश्री दिया गया, ठीक है, पद्म भूषण नहीं दिया गया। अगला देखो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? नई संसद भवन के निर्माण से ये संबंधित है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगला देखो, शासक जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश का शासक था। अगला देखो, दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। किसने स्थापना करी थी? कुतुबुद्दीन ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ने की थी स्थापना। कुतुबुद्दीन किसका दास था? किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा था, ठीक है। मोहम्मद गौरी, आप ध्यान रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191 1192। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान पहला जीता, दूसरा कौन जीता? मोहम्मद गौरी। और इसलिए तब क्या हुआ, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, ठीक है। इसके पश्चात इल्तुतमिश आता है, तो इसमें एक ऑप्शन इल्तुतमिश भी दे रखा है। तो इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? इसने इक्ता प्रथा शुरू करी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एक दल चालीसा का गठन किया था। साथ ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है, लाख बख्श, ठीक है। और साथ ही इसको एक बार कहा था कुरान ख्वां, ये भी इसको कहा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन का झोपड़ा, और तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, अलाउद्दीन का झोपड़ा और कुब्बतुल इस्लाम इसके द्वारा निर्मित किया गया था। साथ ही कुतुब मीनार है, उसको भी बनाने का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन था देखो, बलवन। बलवन क्या था? लौह एवं रक्त नीति। बलवन की लौह एवं रक्त नीति, ठीक है, काफी चर्चित रहती है, हमेशा हर किसी एग्जाम में देखने को एक क्वेश्चन वहां से मिलता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो द्वारा रचित रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? किताब अल हिंद। किताब अल हिंद किसकी है? ठीक है, किताब अल हिंद किसकी है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अल बरूनी की, ठीक है, अल बरूनी की। अल बरूनी जो कि किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ, ठीक है, महमूद गजनबी के साथ आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। किताब अल हिंद किसकी है? अल बरूनी की, और महमूद गजनबी के साथ ही भारत आया था, ठीक है। अगला है, हाल ही में अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 किस देश में आयोजित की गई थी? जीती किसने? भारत ने। आयोजित कहां हुई थी? श्रीलंका में, ठीक है, बस यही कंफ्यूजन है। जीतना है, जीता किसने? भारत ने जीता, और आयोजन कहां हुआ था? श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। अगला देखो, संस्था जिसके द्वारा बाल यौन शोषण रोकने के आशय से ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है और किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, जल संरक्षण के उद्देश्य से अमृत सरोवर मिशन, अमृत सरोवर मिशन, ठीक है, कब शुरू हुआ था? ये 24 अप्रैल 2022, ठीक है, 2022 को अमृत सरोवर मिशन शुरू हुआ था। और इसके तहत, इस मिशन के तहत पहला अमृत सरोवर, देश का पहला अमृत सरोवर, ठीक है, देश का पहला अमृत सरोवर कहां बनकर तैयार हुआ? ये है रामपुर, ठीक है, रामपुर जिले में उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है, ठीक है, वहां पर पहला जिला बनकर तैयार, पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार होता है। सर्वाधिक, इसमें जो प्रथम स्थान है अमृत सरोवर बनाने में, पहले स्थान पर कौन है? उसमें भी उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक मात्रा में इस योजना के तहत जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, ठीक है। तो अमृत सरोवर मिशन कब शुरू होता है? 24 अप्रैल 2022। पहला अमृत सरोवर रामपुर में बनाया गया था, और सर्वाधिक मात्रा में कहां बनाए गए? उत्तर प्रदेश में ही बनाए गए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। अगला देखो, हाल ही में किस देश द्वारा महिला एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता, महिला एशिया कप किसने जीता? भारत ने, ठीक है, भारत ने जीता। किसको हराया? यानी कि उपविजेता कौन रहा? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को हराया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, श्रीलंका को हराया। कौन जीता? भारत जीता। यदि पुरुष एशिया कप की बात करें,
पुरुष एशिया कप कौन जीता था? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जीता। और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, पाकिस्तान को हराया। और आयोजन कहां हुआ था? यूएई। ठीक है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ देखो T20 विश्व कप अभी कौन जीता? हाल ही में इंग्लैंड जीता है। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। और आयोजन कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सैम करन उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और इस आईपीएल में, जो अब आईपीएल आएगा 16वां आईपीएल, उसके लिए ऑक्शन में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? सैम करन। ठीक है, 18.5 करोड़ में उसको खरीदा गया। तो क्वेश्चन बनेगा आगे, 18.5 करोड़ में आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन। ठीक है, यही जो विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो सैम करन रहा था। ठीक है, वही आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार गया है। अगला देखो, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, लगातार पूछा जाता है जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन है, रमेश का मुंह पूर्व की ओर है। रमेश है, पूर्व की ओर देख रहा है, यहाँ की ओर। ठीक है, तो इसका मुंह कहाँ है? पूर्व की ओर है। अब वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि यहाँ को इसका मुंह आया, अब घड़ी की सुई की दिशा में घूमा और 100 डिग्री घुमा लगभग। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें, यदि इसको हम एक सीमा बना दें तो कितना घुमा? यहां तक का ही घुमा। ठीक है, यहां से पुनः 145, तो 100 ही हो गया प्लस 45 और, तो इस एरिया में ये अब आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछा है, ये घड़ी की सुई की दिशा में घुमा पहले, फिर पहले इस दिशा में आया, फिर विपरीत दिशा में गया। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये क्या है? पूर्व, और ये क्या है? उत्तर। ठीक है, तो किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, अगला देखो 85वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष होती है। हाल ही में जो शक्तिकांत दास है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी कि 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात उन्हें दोबारा कार्यकाल में नियुक्त किया गया। तो भारत में वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और 3 वर्ष ये पहले क्वेश्चन बन चुका है। अगला देखो, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से। 73वां पंचायती राज से है। ठीक है, 73वां पंचायती राज से। और 74वां किससे? नगर निकाय। कब के हैं दोनों? 1992 के। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इससे कौन सी 11वीं अनुसूची जुड़ी और 74वें से 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जुड़ी है। इसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय है। ठीक है, तो सारे विषय मतलब कानून, जिस पर कानून बना सकते हैं। अगला देखो, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? अकबर के द्वारा, जो कि मुगल वंश का शासक था। इसने भारत में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, पूछा जा सकता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त, ठीक है, दोनों एक ही होता है। इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। और लगातार पेपरों में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन है अभी वर्तमान में? राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? राजीव कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला देखो, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ठीक है, कौन है अभी? रुचिरा कंबोज भारत के अभी स्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? इसमें एक घटना है चौरी चौरा कांड। ठीक है, दूसरा इसमें देखो गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तीसरा इसमें जो दे रखा पूना पैक्ट, पूना एक्ट हो रखा है। ठीक है, उसको पैक्ट कर लीजिएगा आप लोग, पूना पैक्ट। और 14 देखो साइमन कमीशन का आगमन। चौरी चौरा कब हुई थी? 5 फरवरी। ठीक है, कब? 1922 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। ठीक है, और साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 3 फरवरी 1928 को आया था। तो देखो, सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई है? पूना पैक्ट। कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को हुआ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24 सितंबर 1932 को हुआ। ठीक है, बाकी अन्य डेटे भी आप याद कर लीजिएगा। अगला देखो, 92, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो, आर्य समाज, एक इसमें ऑप्शन दे रखा। ठीक है, आर्य समाज। दूसरा दे रखा इसमें प्रार्थना समाज। तीसरा इसमें दे रखा देखो ब्रह्म समाज।
और एक और इसमें ऑप्शन दे रखा है सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज। तो सबकी स्थापना लिखते हैं पहले, ठीक है। आर्य समाज की कब हुई थी? 1875 में हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? 1867 में, ठीक है। ब्रह्म समाज की कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और सत्यशोधक समाज 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो क्रम क्या हो जाएगा देखो, पहले 1828 आ जाएगा यानी कि सी, ठीक है, यानी कि इसमें आ जाएगा देखो, पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, ठीक है, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 42 छात्रों में मोहित का क्रम नीचे से 27वां है। टोटल कितने हैं देखो? 42। नीचे से कौन सा है? 27वां, ठीक है। नीचे से कौन सा है देखो? 27वां क्रम है, ठीक है, 27वां क्रम है। तो इससे पहले नीचे कितने हो गए? 26, ठीक है। ये कितना है? 27, ठीक है। 42 में से 27 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो ऊपर से कौन सा क्रम आ जाएगा? 15वां क्रम इसका आ जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। शायद क्वेश्चन पिछले में दिया था तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो मुख्य भूमि, ठीक है, ये मुख्य भूमि यहाँ पर गुजरात से लेकर यहाँ से, ठीक है, ये जो भूमि है इसकी तटीय सीमा कितनी है? 6100। इसमें अगर आप द्वीप समूह को भी जोड़ देते हैं तब कितनी आती है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और जो स्थलीय सीमा है ऊपर की उसकी कितनी है? 15200 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राज्य जो बांग्लादेश के साथ शून्य रेखा साझा करता है, ठीक है। कौन सा राज्य जो शून्य रेखा साझा करता है? आप जब पूर्वोत्तर भारत का मैप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से बांग्लादेश आता है, ठीक है। ये बांग्लादेश है पूरा, तो इस तरह से हल्का त्रिपुरा आता है, देखो ये पूरा बांग्लादेश का एरिया आता है यहाँ पर। तो तीन ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शून्य रेखा, ठीक है। देखो ये बांग्लादेश और ये त्रिपुरा, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है शून्य रेखा, ठीक है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा राज्य, कौन सा भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य घिरा हुआ है? त्रिपुरा ही तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पहले बन चुका है। अगला देखो, राज्य जिससे मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा, यानी कि जो भारत का आईएसटी रेखा है, मानक समय रेखा है, वो नहीं गुजरते, ठीक है। आप क्रम यदि देखते हैं इनका, सबसे पहले आता है ऊपर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से आती है, ठीक है। उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, इनसे जाती है। तो एक कौन सी किससे नहीं जाती है? इसमें जो ऑप्शन है इसमें तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना से नहीं जाती है, बाकी सभी से जाती है। अगला क्वेश्चन है देखो, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। पहली पीढ़ी निर्वात क्यूब, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ठीक है। तीसरी में कौन सी थी? आईसी चिप। और जो पांचवी पीढ़ी इसमें ऑप्शन दे रखा, पांचवी पीढ़ी में क्या? ईमेल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ठीक है। जो वर्तमान पीढ़ी है, सुपर कंप्यूटर का युग जो चल रहा है, ठीक है, इसमें पांचवी पीढ़ी में तो ईमेल, इंटरनेट वगैरह हो जाएगा। तो सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है अभी मिशन फॉरेस्ट के अंतर्गत, 4 क्लासें हो चुकी हैं, 2 से 3 क्लासें कंप्यूटर की और आएंगी, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा आप लोग पढ़िए, आपको अवश्य उसमें लाभ होगा, ठीक है। मेमोरी, इनपुट आउटपुट सारी चीजें मैं उसमें बता चुका हूं अभी तक का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें प्रिंटर नहीं है, ठीक है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट, जो हमें प्रिंट, देखो हम पेज कहां से, हम कुछ टाइप किए, आपने कभी टाइपिंग टेस्ट दिया होगा, किसी ने नहीं भी दिया होगा, कोई आपने फोटो प्रिंट करवाया होगा, अभी आपने फॉर्म भरवाया होगा कहीं पर या खुद से भरा होगा, उसको प्रिंट निकालने के लिए जब आप गए होंगे तो प्रिंटर से प्रिंट किया ना, कंप्यूटर पर डाला, उसने प्रिंट से हमने उसको, प्रिंटर से हमने क्या किया? उसको प्रिंट किया। तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगला देखो, पेन ड्राइव क्या है? स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या है? द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? जो हमें परमानेंटली नहीं मिलती है, मतलब जैसे फोन है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम लेते हैं उसमें हमें नहीं मिलती है वो, उसमें हम उसको बाह्य तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने उसमें सीडी लगाई, पेन ड्राइव लगा दी, या फिर जैसे मैग्नेटिक टेप वगैरह, वो सारे क्या है? द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण, ठीक है। जो उसमें स्थायी नहीं, उसमें आंतरिक रूप से नहीं है वो, हम उसको बाहर से अलग से उसमें हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण होता है। अगला देखो, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल इसमें ऑप्शन दे रखा है, जिस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस और 29 जुलाई को बाघ दिवस हम मनाते हैं। तो ये है आपका प्रश्न पत्र, पूरे 100 प्रश्न, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या 93, ठीक है, 93 में एक आप लोग सुधार कर लीजिएगा, वो जल्दी में बताने के चक्कर में गलत हो गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। 42 छात्र हैं, ठीक है,
तो इसमें आपको क्रम बताना है कि यदि नीचे से 27वां क्रम है मोहित का तो ऊपर से कौन सा होगा। तो नीचे से यदि 27 तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने 26, ठीक है। तो 27 ये प्लस 1 ये हो गया, 26 ये हो गई, ठीक है, 26 ये हो गई, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 27। अब बचते कितने देखो, ऊपर कितने बचे 15, ठीक है। ये 15 बचे प्लस 1 ये इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना 16वां क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उसमें सुधार लीजिएगा, 16वां क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी नोट किया है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, क्योंकि कई सारे मैंने आपको इसमें नई चीजें जो ऐड करके बताई है, ठीक है। तो वो आप रिवीजन जरूर करिएगा। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ना आए, दूसरे तरीके से आ जाए। तो क्वेश्चन आते तो ऐसे ही है, लेकिन देखो चेंज हो सकता है, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ सकते, तो हमें इसलिए सारी चीजें जाननी जरूरी होती है किसी भी प्रश्न से संबंधित, ठीक है। सारी चीजें जाननी जरूरी होती है। और साथ ही अपना रिव्यू जरूर कीजिएगा टेस्ट में आपको, ठीक है, कैसा आपको प्रैक्टिस सेट लगा। साथ ही इसमें क्या सुधार किया जा सकता है इस बारे में भी आप बता सकते हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और अतिरिक्त चीजें जोड़नी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर बताइएगा। साथ ही क्लास के बारे में भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहेगा। और शुरू में जो मेरे द्वारा आपको बातें बताई गई थी, ठीक है, आप संघर्ष से हमेशा परिचित रहें, तो यही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।